हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पंछी की पाठशाला में ऑनलाइन आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने हाई स्कूल के साइंस हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी आधारित रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं इस पर चर्चा कर चुके हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम परिचित हो चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ध्यान देंगे कि वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं जो उच्च कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमने ली है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक तो आप लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया करते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक या संयोजन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप लोग रिएक्शन देख पा रहे होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना है जिसमें हम जल यदि मिश्रित करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, उसके साथ उसमें हमने जल मिश्रित कर दिया है, तो दोनों अभिक्रिया करके केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। तो उपरोक्त जो रासायनिक अभिक्रिया दिखाई जा रही है उसमें केवल दो अभिकारक हैं। कुछ ऐसी भी अभिक्रिया होंगी जिसमें आपको दो या दो से अधिक, मतलब तीन या उससे अधिक भी अभिकारक दिखाई दे सकते हैं। ध्यान देंगे कि जो योगात्मक यानी जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें तत्वों के अणुओं का भी संयोजन हो सकता है, यानी तत्व भी संयोग करके एक अणु बना सकते हैं, तत्व या यौगिक संयोग करके एक अणु बना सकते हैं, अथवा यौगिक और यौगिक संयोजन करके योग करके एक अणु बना सकते हैं। आप एनसीईआरटी में बुक में देखेंगे तो आपको तत्वों का, यौगिकों का और यौगिकों का संयोजन दिखाई देगा। तो ये रहा संयोजन अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं इसमें। तो जो अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वह है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का अणु किसी कारण से दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन या अपघटन, दूसरा है प्रकाश वियोजन या अपघटन, और तीसरा है विद्युत अपघटन। तो आइए देखते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं, ये जो तीन प्रकार की होती हैं, यह पुनः किस किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। तो अगर हम ऊष्मीय अपघटन की बात करें तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में किसी यौगिक का अणु ऊष्मा के प्रभाव से, यहाँ पर क्या होगा कि जो अपघटन की अभिक्रिया है, जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं, उसमें एक अणु होगा जो वियोजित हो जाता है। कैसे वियोजित हो जाता है? किसी कारण से वियोजित हो जाता है। तो वो कारण कौन से हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जिसमें हमने इससे पहले योगात्मक हमने देखा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक अभिकारक A है और यह किसी कारण बस वियोजित होकर के A प्लस B प्लस C, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं में टूट सकता है। तो आइए देखते हैं। तो हमने बताया कि ऊष्मीय अपघटन है, फिर प्रकाश अपघटन है, फिर विद्युत वियोजन है या विद्युत अपघटन है। तो इनके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं, तो अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन, जैसा नाम वैसा काम। ऊष्मीय अपघटन मतलब वह अपघटन, मतलब अगर कोई एक अणु A है और यहाँ पर ऊष्मा के प्रभाव से यह टूट जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर
इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी यौगिक का अणु ऊष्मा के प्रभाव से दो छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पर प्लस हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं इसको, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे NH4Cl, यहाँ पर देख रहे होंगे NH4Cl यहाँ पे नौसादर है, ये नौसादर भी ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में वियोजित हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नौसादर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, वह ऊर्ध्वपातज होता है। ऊर्ध्वपातज कैसे पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदल करके सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो NH4Cl है वह क्या है? सॉलिड है, यानी ठोस है। और जो NH3 है और HCl है, ये सब क्या है? ये सब है गैसेज, यानी ये गैसें हैं। तो ये जो सॉलिड है ये गैसों में परिवर्तित हो जा रहा है, इसीलिए द्रव अवस्था में ना आकर के सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि ऊष्मा के प्रभाव से यदि कोई बड़ा अणु, ऊष्मा के प्रभाव से यदि कोई अणु दो या दो से अधिक अणुओं में, छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। फिर उसके बाद है बच्चों प्रकाश अपघटन। पहला प्रकार हो गया ऊष्मीय अपघटन, दूसरा हो जाएगा प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या है? इसमें हमने बताया कि हमने पहले जाना कि अपघटन में क्या होता है कि एक बड़ा अणु है वो किसी कारणवश, तो यहाँ कारण कौन है? तो यहाँ कारण है आपका प्रकाश, यानी लाइट के प्रभाव से, प्रकाश के प्रभाव से कोई बड़ा अणु या कोई यौगिक का अणु दो छोटे अणुओं में, चाहे वो तत्व का अणु हो चाहे वो यौगिक का अणु हो, दो छोटे अणुओं में टूट जाता है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है। इसमें देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में किसी यौगिक का एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AgCl सिल्वर क्लोराइड है। ये यहाँ पर हमारी यहाँ पर है सूर्य का प्रकाश है। ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से यह सिल्वर और क्लोरीन गैस, यानी सिल्वर चांदी में और क्लोरीन गैस में मुक्त हो जाती है, अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो इसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। एक तीसरा प्रकार और भी बचा हुआ है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर भी एक अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे कारक क्या है, यहाँ पे कारण क्या है? तो यहाँ पे कारण है हमारी विद्युत, यहाँ पे कारण है विद्युत है, यानी विद्युत के प्रभाव से, विद्युत धारा के प्रभाव से, बिजली के प्रभाव से ये क्या होता है? अणु टूट जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो जल का अणु है वह विद्युत धारा के प्रभाव से, करंट के प्रभाव से, करंट के झटके से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। जबकि H2O क्या है? H2O है, यानी जो जल है वह है लिक्विड, यह एक द्रव है। और ये जो द्रव है वह किसके प्रभाव से? करंट, विद्युत के प्रभाव से दो गैसों, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया हमको विद्युत अपघटनी सेल में करानी होती है। विद्युत अपघटनी सेल क्या है? तो विद्युत अपघटनी सेल ऐसी युक्ति होती है कि जिसमें हमारा एक विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ होते हैं? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर आयन पाए जाते हैं। आयनों के संचालन से, आयनों की गति से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसी के प्रभाव से ही ये पदार्थों का वियोजन हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रोड यानी ऐसे इलेक्ट्रोड जिसे हम फिर से हम चित्र बना देते हैं। तो विद्युत अपघटन जो होता है वह हमारा एक सेल में संपन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि ये कंटेनर होता है कांच का, और इसमें विद्युत अपघट्य भर देते हैं। विद्युत अपघट्य कैसा पदार्थ होता है? यह एक आयनिक पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अब इस विद्युत अपघट्य में क्या करेंगे? विद्युत अपघट्य में हम लगा देते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। फिर इन इलेक्ट्रोडों को हम ले जाकर के बैटरी के एक प्लस टर्मिनल से और दूसरा जो है हम बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो जिसे हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे कहते हैं एनोड, उसे कहते हैं एनोड। और जिसे हम बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे कहते हैं कैथोड, ये कैथोड।
तो होता क्या है कि इसमें विद्युत अपघट्य में के जो है कि कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर HCl ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें H+ और Cl- वियोजित हो जाएंगे, और इसके साथ हम क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, H2O। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, ये जो युक्ति है इसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। जब हम इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो जो ये H2O है, यानी ये जो जल है H2O है, ये वियोजित हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड की तरफ प्राप्त होती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वह कैथोड की तरफ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन में भी एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, किसके प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से। और इसके लिए किस सेल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए विद्युत अपघटनी सेल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें जो हाइड्रोजन गैस है वहाँ वो कहाँ पे प्राप्त होती है, तो हमें हाइड्रोजन गैस जो है वह कैथोड पे प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस एनोड पे प्राप्त होती है। कैथोड किसे कहते हैं, कि वह टर्मिनल यानी वह खूंटी जो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग एनोड कहते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, उसे जो, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे आपको कि जो हाइड्रोजन है वो हमें कैथोड पे प्राप्त होती है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव सिरा होता है, और जो ऑक्सीजन है वह हमें एनोड पे प्राप्त होती है, और एनोड क्या होता है, एनोड एक पॉजिटिव सिरा होता है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा के प्रभाव से यदि कोई अणु वियोजित होता है, टूटता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। तो आइए हम नया रिएक्शन देखते हैं। अब जो तीसरे प्रकार का जो हमारा रिएक्शन है वह है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अब ये क्या होता है, तो ये वे अभिक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर देती हैं। इस क्रिया में सक्रिय धातुएं अम्लों तथा जल से हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित कर देती हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर एक धातु है, यहाँ पे धातु कौन है, Fe है, ये Fe है, आयरन है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, एक साल्ट है, एक लवण है, और ये लवण का जली विलयन ये CuSO4 है। तो इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें धातु है Cu, तांबा Cu, और ये कौन सी धातु है, लोहा। तो हम सक्रियता श्रेणी जब हम पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी, तो उसमें हम पाएंगे कि जो आगे पढ़ेंगे आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। तो हम सक्रियता श्रेणी में धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है एक, तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से बनती है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जो Fe है यानी जो आयरन है वह कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो हमने क्या बताया कि कोई अधिक क्रियाशील धातु, जैसे कौन, Fe, यहाँ पे कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है, और वो क्या करती है, अपने से कम क्रियाशील धातु। अब यहाँ पे अपने से कम क्रियाशील धातु कौन है, कॉपर है, Cu। तो आयरन जो अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर जो आयरन की तुलना में कम क्रियाशील धातु है, अपने से कोई क्रियाशील धातु, कोई अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण, देखिए इसका साल्ट है कॉपर सल्फेट का, तो कम सक्रिय धातु के लवण से उसको क्या करती है, प्रतिस्थापित कर देती है। तो आप यहाँ देख रहे थे कि SO4 के साथ Cu था, लेकिन अब यहाँ पर SO4 के साथ कौन है, Fe है, यानी Fe ने क्या किया कि प्रतिस्थापित कर दिया, और Cu क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया। तो इस अपक्रिया क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर नीचे वाले रिएक्शन में यदि आप देखें, तो नीचे वाले रिएक्शन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे है Pb, ये Pb जो है, ये लेड सीसा जो है, यह Cu यानी कॉपर। अब यहाँ पे कौन सी धातु आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे धातु Cu दिखाई दे रही है। तो हम सक्रियता श्रेणी में क्या देखते हैं कि जो लेड धातु है यानी जो ये सीसा धातु है वह कॉपर धातु की तुलना में यानी तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो हमने क्या बताया कि विस्थापन अपक्रिया में कि अधिक क्रियाशील धातु, यानी इस जगह पे कौन है, सीसा, अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण से, तो यहाँ पर कम क्रियाशील धातु कौन है, Cu है, और उसका लवण कौन है, CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड है। तो इसके लवण के जली विलयन से, ये जो यहाँ पर CuCl2 लिया गया है, जो CuCl2 है, ये एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन है मतलब जली विलयन है। तो अधिक सक्रिय धातु Pb अपने से कम सक्रिय धातु Cu के लवण के जली विलयन से उसको क्या करती है, देखिए प्रतिस्थापित कर दी, यहाँ से Cu हट गया। तो
इस प्रकार से Cu यहाँ से हट जाता है, तो इस अपक्रिया को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और दूसरा प्रतिस्थापन और भी आपको देखते हैं, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है सोडियम धातु Na और इसकी अपक्रिया किससे करा देते हैं, H2O से करा देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सोडियम है यह अधिक क्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से। तो सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इस जल से ये सोडियम क्या करती है, हाइड्रोजन को अलग कर देती है और बना लेती है NaOH, अब प्लस क्या बना लेती है, H2। यानी ये जो सोडियम धातु है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन क्या करती है, प्रतिस्थापित कर देती है और जल से अपक्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर हम दिखाएं, इसमें इस तरह से हम दिखाएं, इसको फिर से देख लीजिए इसमें कि जैसे क्या है कि अगर हम लिखें यहाँ पे ये क्या है, अधिक सक्रिय धातु है, अच्छी सक्रिय धातु है, सोडियम है। अब प्लस पानी को अगर हम कैसे लिखते हैं, पानी को लिखते हैं HOH। तो हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो सोडियम है वह इस हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है। तो क्या करेगी, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को हटाकर खुद OH के साथ जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NaOH और इसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगी। इस तरह से इसको हम लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जैसे और भी देख सकते हैं इसमें कि जैसे हम देख सकते हैं कि अम्लों से लिखा हुआ है ना कि इस क्रिया में सक्रिय धातु है अम्लों से या जल से। तो अम्लों से भी देख लेते हैं, जैसे हमारी सोडियम को ही चलो लेते हैं। यहाँ पे सोडियम सक्रिय धातु है और अम्ल कौन है, यहाँ पे HCl है, तो हम यहाँ पे 2HCl कर देते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन में क्या देखते हैं, जब इसे रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो सोडियम है वह हाइड्रोजन से क्या है, अधिक सक्रिय है, इसलिए हाइड्रोजन को हटाएगा इस अम्ल में से और खुद Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, बना लेगा NaCl और कौन सी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी। तो क्या प्रतिस्थापित हो रही थी, जल से भी आपने देखा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रही है और अम्ल से भी आपने देखा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अपक्रिया का 3 उदाहरण हमने दे दिया। एक क्या उदाहरण था कि अधिक सक्रिय धातुएं अपने से कम सक्रिय धातुओं के लवण के जलीय विलयन से उनको क्या करती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। तो इस अपक्रिया को भी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि जल से अधिक सक्रिय धातुएं, जैसे आप यहाँ पे जो है कि ये कैल्शियम मैग्नीशियम ले लेते हैं। यहाँ पे अच्छी सक्रिय धातु है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो ये भी जल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। हाँ, कुछ धातुएं ठंडे जल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती हैं, कुछ धातुएं गर्म जल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती हैं, कुछ धातुएं भाप से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती हैं। अगर जैसे हम बात करें यहाँ पे लोहा, Fe, लोहा जो होता है वह भाप से H2O वाष्प से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और जो सोडियम है, वह ठंडे जल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अपक्रिया उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद अगला अभिक्रिया है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यह प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया का ही यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इससे पहले जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया जो थी ये विस्थापन अभिक्रिया, इसे हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगला जो हमारा स्लाइड है यानी द्विविस्थापन, जो चौथी प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यह बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न बल्कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं, प्रतिस्थापन विस्थापन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की अपक्रिया में आयनों की अदला बदली हो जाती है, अर्थात आयनों का विनिमय एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो आयन यहाँ पर Na2SO4 जो लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, इसमें यहाँ कितने प्रकार के आयन है, 2 प्रकार के आयन है। एक है Na+ और दूसरा है SO4-। इसमें कौन से BaCl2 में अगर देखा जाए तो कितने आयन है, 2 आयन है। एक है Ba++ और दूसरा है Cl-। अगर तो होता क्या है कि यहाँ पर कितने, यानी अगर इन रिएक्टेंटों को ध्यान दे तो कितने आयन हो गए, 1 2 3 4। अब ये चारों आयन आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि Na के साथ SO4 है, लेकिन अभिक्रिया के बाद, रिएक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं कि Na के साथ SO4 नहीं है बल्कि क्या है, Cl है। पहले क्या था कि Ba के रासायनिक अपक्रिया से पहले यदि हम बराबर के बाईं तरफ देखें तो बेरियम के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के दाहिनी तरफ देखें तो बेरियम के साथ यहाँ पे गलत हमने थोड़ा सा लिख दिया, यहाँ पे BaCl2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था BaSO4। ये BaSO4 ये थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट्स, इसको हम फिर से सही कर देते हैं। ये रिएक्शन ठीक से इस प्रकार से हो जाएगा, यानी होगा हमारा Na2SO4 अब प्लस हो जाएगा BaCl2
और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो NaSO4 के साथ जुड़ा था अब वो NaCl के साथ हो गया, जो BaCl के साथ जुड़ा हुआ था अब वो BaSO4 के साथ हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। जहाँ BaCl2 लिखा हुआ है यहाँ पे कर लेंगे BaSO4। तो देखिए बच्चों, मेरे पास कोई पेन नहीं है, वो जो पेन होती है जिससे हम लोग लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो पेन नहीं है, मैं उंगली से ही लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, तो इसे आप समझ लीजिएगा। वैसे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि जो आयन होते हैं, आयनों की आपस में एक्सचेंज हो जाती है, अदला बदली हो जाती है, इसी को हम लोग द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारा आक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं। आक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। राभल हो।